सभी का SR एकेडमी में स्वागत है फिर से ऑनलाइन चैनल पर। मैं सुरेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, तभी इसका कोई प्रॉफिट आपको मिल पाएगा, नहीं तो क्या फ़ायदा है। सब कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए इसका, है ना। अगर मान लीजिए किसी को प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है इसका। चलिए एक काम करते हैं, उस जो है यहाँ पे आज जो है हम जो शनिवार का टेस्ट हुआ था, उस शनिवार के टेस्ट का जो पार्ट था ये आपका संविधान का, उसके 10 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और जैसा होगा आप बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा समय लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास भी समय की प्रॉब्लम है। चलिए आइए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ से कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जो है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो भारत का संविधान है, जो हमें मौलिक अधिकार देता है, आप जानते हैं कि भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, और मौलिक अधिकार हमें राज्य के कृतियों के गारंटी के विरुद्ध हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि पहला आपका ऑप्शन कह रहा है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, जैसा कि मैंने अभी बोला, तो इसके हिसाब से तो ये आपका सही हो गया। दूसरा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। अब ये देखिए मौलिक अधिकार की बात हो रही है, और मौलिक अधिकार आपका किसमें है, तो आपका भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, तो इसके हिसाब से आपका ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया, मतलब दूसरा भी सही है। और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराते हैं, तो ये भी सही है। भाई मौलिक अधिकारों के तहत हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये संविधान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक और न्याय सुनिश्चित कराते हैं, तो ये सही है। अगला जो कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे ये नहीं शब्द नहीं रहता ना, तो ये आपका सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाने की वजह से ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के बिल की भांति ही है, और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है, तो इसके हिसाब से आपका ये वाला गलत हुआ। तो अगर चौथा की अगर बात करें, चौथा गलत हो गया, तो इसका मतलब कि ऑप्शन तो सही होगा नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 सही हो रहा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा दोनों सही, तीनों सही है, तो आपका आंसर चला जाएगा किसके साथ, सी नंबर के साथ चला जाएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा है आपका। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। मतलब कहने का सेंस क्या है ना, कि मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, अपने जो भी उसको पावर मिले हैं उसका क्या करता है कि गलत तरीके से प्रयोग करता है। बात समझ में आ रही है? अगर वो गलत तरीके से प्रयोग करता है तो इस पे आपका एक अनुच्छेद है जो निर्बंध भी लगाता है, और वो अनुच्छेद क्या है, तो वो अनुच्छेद है आपका यहाँ पे 14। तो यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक, यहाँ देखिए, किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, ठीक है ना, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है। अगर मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर जो विधान बनाया गया है उसके विपरीत चल रहा है तो उल्लंघन करता है, और इस पे जो है उल्लंघन करता है, तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन करेगा, तो वह जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि अनुच्छेद 14 में दिया क्या गया है, तो अनुच्छेद 14 में आप जानते हैं कि क्या दिया गया है, विधि का शासन की बात कही गई है। अनुच्छेद की किसकी बात कही गई है, विधि का शासन। यहाँ पे विधि के शासन के बारे में बात हुई है, ठीक है।
यहाँ पे अनुच्छेद, यहाँ पे अगर बात करेंगे अनुच्छेद 32 का, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचार दिया गया है। क्या दिया गया है, उपचार दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 14 में विधि का शासन दिया गया है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार दिया गया है और अनुच्छेद 44 तो आप जानते हैं बहुत फेमस है ये, और ये जो है आपका क्या है, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। ये समान सिविल संहिता की बात अनुच्छेद 44 में की गई है। चूंकि ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है, ये आपका है नीति निर्देशक तत्वों का, नीति निर्देशक तत्वों का ये हिस्सा है। ठीक है, तो पहला तो ये पे, तो चौथा तो सही होने का सवाल ही नहीं उठता, तो आपका चला जाएगा आंसर कौन सा, ए नंबर। फिर से मैं एक बार सारे अनुच्छेदों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, कोई घबराना नहीं है, बहुत लंबा नहीं होना, 10 ही क्वेश्चन तो कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि अनुच्छेद 14 में विधि का शासन दिया गया है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार दिया गया है और अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है, समान सिविल संहिता दिया गया है। एक चीज और यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचार है, इसी अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को ही जो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो अंबेडकर जी जो थे वो क्या बोले थे, तो अंबेडकर जी ने कहा था कि यह संविधान की क्या है, यह संविधान का आत्मा है। क्या बोला था, संविधान का आत्मा कहा था। तो ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था, और जो है इसी में आपका संवैधानिक उपचार की बात कही गई है। ठीक है, राइट, तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, शेयर करेंगे तो दूसरे को भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। देखिए, तो क्वेश्चन की बात ही हो चुकी है पहले ही। विधि का नियम या कानून का अधिकार, अधिराज्य का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अधिराज्य से आप कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम बिल्कुल सही है, आप गलत की भावना मत लीजिएगा कि ये गलत है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या कहा जा रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। भाई तो ये तो बात सही है कि जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक ही नियम है, एक ही कानून है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता है तो उसके लिए अलग है, कोई साधारण आदमी है तो अलग है, कोई फुटपाथ पे सोने वाला है तो अलग है ना। आप जानते हैं कि काला हिरण के मामले में सलमान खान तक को भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि सबके लिए नियम क्या है, बराबर है। अगला कह रहा है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। देखिए, ये राज्य का प्रयोग करके इसको गलत कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो सभी के लिए एक राज्य, फिर एक राज्य की बात हो गई, ये भी गलत हो गया। एक के लिए सभी कानून, देखिए एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। यहाँ पे क्या है कि एक के लिए नहीं, एक के लिए नहीं, यहाँ पे सभी के लिए होगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका कहाँ जाता है, ए नंबर में जाता है, तो ये आपका सही है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है ये, अच्छा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका है चौथा क्वेश्चन। बहुत ज्यादा समय नहीं लेना, बहुत छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रहा है, 10 क्वेश्चन का, बहुत समय भी नहीं लेना है, लेकिन वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए तभी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ठीक है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का, अब ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। अब किसके अधीन ये वर्गीकृत किया जाएगा भाई, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे मैं एक एक चीज आपका ओपन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और समता का अधिकार। समता का अधिकार कहां से दिया गया, तो 14 से 18 तक आपका समता का अधिकार है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो ये आपके धर्म की स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है, 25 और 26 में की गई है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात किया जाए तो ये आपका किसमें किया गया है, तो 22 और 23 और 24 में किया गया। किसमें किया गया, तो ये आपका 23 और 24 अनुच्छेद में बात की गई है ना। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये भी आपका
पार है। लेकिन यहाँ पे धर्म की बात की गई है कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो आपका समता का अधिकार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अनुच्छेद 15 में, यहाँ पर अनुच्छेद 15 में साफ साफ कहता है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उसके प्रति कोई भी विभेद नहीं करेगा। तो ये आपका अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। और अनुच्छेद 15 जो आता है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब 14 से 18 तक सही है। तो ये आपका ऑप्शन सही चला जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन कहता है, समझिएगा यहाँ पे कह रहा है, मद्रास राज्य बनाम दो राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा सिविल का क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए जो पहला संविधान संशोधन हुआ था मेरा 1951 में हुआ था, है ना। और ये मद्रास राज्य बनाम दुराय राजन जो है उसी समय का है। तो आपसे कह रहा है कि ये किस अनुच्छेद में इसका संशोधन हुआ है। पहला कह रहा है मतलब कि ये किस बात के लिए संशोधन हुआ था, तो विधि के समक्ष समानता के अधिकार के लिए हुआ था संशोधन, या भेदभाव के विरुद्ध के लिए हुआ था, या अस्पृश्यता के विरुद्ध के अधिकार के लिए हुआ था, या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के लिए बात हुआ था। अब देखिएगा, विधि के समक्ष समानता की जो बात कही गई है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 14 से 18 तक, है ना। भेदभाव तो आप जानते हैं, भेदभाव कहाँ पे है। अस्पृश्यता की अगर बात किया जाए तो यह अनुच्छेद 17 में बात की गई है। विचार और अभिव्यक्ति की बात किया जाए तो अनुच्छेद 19 में यह बात कही गई है। मैंने सारे अनुच्छेदों को लिख दिया और जल्दी से आप बता दीजिए कि कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आपका आंसर होगा इसके तहत, जल्दी बताइए। मद्रास राज्य बनाम दुराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो एक बात जान जाइएगा, यहाँ पे जो हुआ था ना, ये भेदभाव को लेकर के हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, भेदभाव के विरुद्ध, ठीक है, डी नहीं बी होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका भेदभाव के विरुद्ध। बात समझ में आ रही है, भेदभाव के विरुद्ध, क्योंकि भेदभाव की बात किसमें की गई है। तो अब जानते हैं, फिर वही बात आ रही है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, मूल वंश जात के आधार पर राज्य आपके साथ कोई भी विभेद नहीं कर सकता है। और ये बात अनुच्छेद 15 में कही गई है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो बात आई भेदभाव वाला, अनुच्छेद किसमें आ गया, 15 में आ गया। अब फिर से एक बार सारी बातों को दोहराते हैं, ध्यान दीजिए आप। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात हुई है ना। समानता का अधिकार को लेकर मैंने बोला है, क्योंकि विधि के समक्ष बोलता तो केवल 14 हो जाता। और अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार की बात किया जाए, मतलब छुआछूत के आधार पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 में बात हो जाएगी। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया जाए तो यह अनुच्छेद 19 में बात कही गई है, ठीक है। और भेदभाव के विरुद्ध की बात किया जाए तो अनुच्छेद 15 में बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले पे आते हैं। अगला कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, या गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। मैंने ऑफलाइन मोड में जब आपको क्लास में पढ़ाया होगा तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेलाइज किया होगा मैंने। तो यहाँ पे आप बताएंगे मुझे आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो कहां से कहां तक है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक है ये। तो एक चीज आप ध्यान रखिए हमेशा कि ये जो है आपका 36 से 51 तक, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की बात कही गई है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आया था आपका 44 अनुच्छेद, है ना। और इसी 44 अनुच्छेद में किस चीज की बात की गई थी, समान सिविल संहिता की। किसकी बात की गई थी, समान
सिविल संहिता की बात की गई थी, ठीक है ना। और ये कहाँ पे लागू है, सिविल कोड कहाँ पे लागू है, तो आप कहेंगे सिर्फ अभी तक एक राज्यों में लागू है, कहाँ पर, गोवा में। अभी एक और राज्य में लागू करने की बात चल रही है, लेकिन अभी लागू हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन बात चल रही है कि सभी व्यक्तियों को समान जो है समान नियम है, समान अधिकार है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सिर्फ गोवा में ये लागू है। तो आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 44 किस राज्य में लागू है, तो आप कहेंगे कि ये गोवा में लागू है, पूछा जा चुका है। और जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है। और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जाएगा कौन सा, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका सही हो जाएगा, राइट। तो आते हैं, ये गांधीवादी को देख करके आप ट्रिक मार देंगे ना बेटा, गलत हो जाएगा, है ना। गांधीवादी को देख करके ट्रिक मत मारिए, और थोड़ा सा डीप में पढ़िए, डिटेलाइज पढ़िए, एक बार डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद 60 नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यूपीपी की जो विज्ञप्ति होने जा रही है उसके लिए हमारे कोचिंग में ऑफलाइन मोड में आपके यहाँ जो है बैच शुरू हो गया है। जो भी नजदीक के लड़के हैं आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज और है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको जैसे ही पुलिस की विज्ञप्ति होती है पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा और सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत होइएगा कि कैसे होगा अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा भाई, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन को पढ़ करके ये बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें तथ्य है जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल भाई ये तो उसके अंतर्गत ही आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करेंगे सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित कराना, ये भी आपका उसी में बात आती है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका संविधान है वहां धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना की बात ही नहीं की गई है। और एक बात ये भी संविधान में कहा गया है कि भारत का राज्य स्तर पे कोई भी धर्म नहीं है और ना ही कोई राष्ट्र स्तर पे धर्म है, यानी सभी धर्मों को हम समान मान्यता देंगे। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की गई है, जो हमारा भारत है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि साले जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं सब, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू भी उतना महत्व रखता है और मुस्लिम भी हमारे यहाँ उतना महत्व रखता है। वो क्या है ना यार कि बाप तो बाप ही होता है और बेटे के अंदर तो बदलाव आ ही जाता है। तो हम लोग ठहरे बाप और हम लोग के अंदर जो है कई सारी चीजें बटोर के रखे हैं, तो हम लोग, हमारे लिए तो सभी बराबर है ना, नाती पोता सब बराबर है। और उसके अंदर क्या है कि वो तो ठहरा, समझ ही रहो, और बाकी क्या क्या समझदार हो आप, ठीक है। और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ देश में कोई धर्म ही नहीं है, सभी धर्मों को हम लोग समान रूप से देखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ और भी है, होली में मुस्लिम भी भाग ले लेते हैं, दीपावली में मुस्लिम भाग ले लेते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और हम लोग भी ईद में, मुहर्रम में ही भाग लेते हैं। कई जगह ऐसा गांव है जहाँ पे लोग, मुस्लिम आबादी कम है, फिर भी उनका तजिया उठाने के लिए हिंदू ही लड़के जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे व्यक्ति हैं लफंडा टाइप के हैं साले, जो वही कराते हैं सब, देश का इधर उधर के जातवाद के नाम पे बात करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, जो जनरल लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। बीच में जो बिचौधा है ना, नेता टाइप के हैं, वही सब इधर उधर की बातें करते हैं। बाकी हमारे इंडिया में जो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से मिलनसार है। अगला बात करें, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो पहली चीज ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की बात कही तो गई है, लेकिन आपका नीति निर्देशक तत्व में बात नहीं कही गई है। तो नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से फिर यहां भी गलती हो गई, है ना। हालांकि ये सही है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये बात सही है, यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे आपसे गलत पूछा गया है, तो अगर गलत पूछा गया है तो आप देखेंगे कि ये धार्मिक राज्य वाला ही ऑप्शन आपको सबसे सुपर लग रहा है, गलत है भाई। नीति निर्देशक तत्व में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की आपको मिल जाएगा बात, कि राज्य स्तर पे कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरी चीज, सामाजिक आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित कराएगा राज्य। और अगला जो चीज है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उसके पास ही अधिकार है, राज्य के पास। कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है ना कि राज्य क्या करेगा, लोगों के बारे में, अपने राज्य के लोगों के बारे में अधिक से अधिक उनका कल्याण करने की कोशिश करेगा। यही कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका सी चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला यहाँ पे अगर हम बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। यहाँ पे भिन्न बताना है, दोनों में अंतर क्या है। मैंने बार बार इस चीज को आपको ऑफलाइन मोड में बताया और कई बार पढ़ाते समय भी बताया। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्य के लिए है। पहली बात तो ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। भाई दोनों संविधान के अंश है। निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ये वाला आंसर आपका सही है। अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। पहली बात तो है ही, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। देखिए नीति निर्देशक तत्व हैं ये अवाध्य योग्य हैं और इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरी जो बात कही गई कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, मतलब वाद्य योग्य हैं। मौलिक अधिकार हमारा वाद्य योग्य है और इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप एक चीज देखिएगा, यहां से निकल के आया कि ये कैसा है, अवाद्य योग्य, अवाद्य योग्य है। और आपका जो मूल अधिकार है ये कैसा है, वाद्य योग्य है। इसी बात से निर्धारित होता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह परिवर्तनीय नहीं है और मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए हम लागू करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई, क्योंकि ये राज्य को प्राप्त है ये अधिकार और राज्य के पास जैसी व्यवस्था होगी उस प्रकार से इसे उपलब्ध कराएगा, ये उसके ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका परिवर्तनीय नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते नीति निर्देशक तत्व के लिए। ठीक है, आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भाई, आज तो गया जो बताया वही आ गया। निदेशक तत्व क्या है, तो अभी तो बोला मैंने कि क्या है, वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है। अवाद्य योग्य कौन सा है, मूल अधिकार है आपका। कौन सा है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार कहां से कहां तक है भैया, कहां से कहां तक है, कमेंट करके हमें बताइए कि मूल अधिकार आपके कहां से अनुच्छेद तक है। नीति निर्देशक तो 36 से 51 है, ठीक उसी प्रकार से आपके कितने हैं। और एक चीज और आप कमेंट करके हमें बताएंगे, मैं सबका कमेंट देखूंगा आज, स्पेशली जो ऑफलाइन मूड के लड़के हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो जरूर कमेंट करेंगे कि जो है मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है और टोटल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार की बात कही गई है। और एक और आपको टाइप करके हमें भेजना है कि विदेश जाने का जो अधिकार है ये कौन से संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है, किस सन में प्राप्त हुआ है और किस अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है ना, इसको पता करके आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और भारत के संविधान के भाग 4, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्वृष्टि प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, छूट गया है, तो इसके लिए आप परेशान मत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन बनेंगे क्या बनेंगे, तो इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे भाग 4 के लिए बात हो रही है, नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है। इसका मतलब भाग 4 का मतलब क्या, 36 से 51 तक की बात की गई है। यहाँ 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, तत्व, नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अभी तो बात हुई है, अभी तो मैंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय के लिए आप नहीं जा सकते वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आपका गलत हो गया भाई, उसके अनुसार सही नहीं है। अगला, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, तो ये तो बात सही है भाई, किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगा नहीं होगा। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे हाई कोर्ट जाना है हाई कोर्ट जाओ, चाहे लाला के पास जाओ, चाहे जिसके मर्जी उसके पास जाओ। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। ये भी आपके सही है भाई, ये भी पॉइंट सही है, मतलब कि आपके दोनों पॉइंट सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा
कि दूसरा और तीसरा सही है ना। ये आपका हो जाएगा। ये आपका शनिवार के संविधान की सॉल्विंग रही। कुछ एक्स्ट्रा डाटा ही बताया। तो आप 10 क्वेश्चन के लिहाजे के हिसाब से मत देखिए कि 10 क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो एक एक में 3-3 4-4 बातें हमने बताया है, तो आराम से 30-35 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखिए और इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।